हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या होता है, यूज क्या है, कैसे प्रयोग किया गया, किस चीज को पता लगाने के लिए, क्या क्या कंडीशंस हैं इसमें, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है प्रिज्म की परिभाषा, डिफिनेशन क्या होती है या प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं तो सबसे पहले आप इसका चित्र देखिए। प्रिज्म आपका कुछ भैया इस प्रकार का हमको सामने से दिखाई पड़ता है, बाकी तो होता कुछ और ही है। ऐसा ऐसा करके बनाया जाता है, ऐसा करके, ठीक है। आकार तो कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन जो ऊपर से शेप हमको दिखाई पड़ता है वो एक त्रिभुज के आकार का दिखाई पड़ता है, या आप यूं कह सकते हैं कि पिरामिड के आकार का दिखाई पड़ता है। किस आकार का? पिरामिड के आकार का दिखाई पड़ता है। देखो हमने मान लिया ये प्रिज्म है, नाम रख दीजिएगा आप इसका ABC। तो सबसे पहले कौन सी चीज क्या है पता कर लेते हैं। देखो जो ये वाली सतह है AB वाली, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। अच्छा, अपवर्तक पृष्ठ कहते क्यों हैं? क्योंकि ये कोई भी प्रकाश किरण अगर इस पर डाली जाएगी तो उसको अपवर्तित कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। सेम इसी प्रकार इसको भी हम लोग कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। ये भी अगर इधर से कोई प्रकाश किरण आती है या इधर से ही जाए तो उसको भी क्या कर देगा? अपवर्तित कर देगा। प्रिज्म जो है ये भैया कांच का बना होता है। काय का बना होता है? कांच का। तो अब ध्यान से सुनिए, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। अच्छा, आपको ये तो पता ही, कांच जो होता है वो हमारा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा रहता है। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा रहता है। अब दो अपवर्तक पृष्ठ तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। एक है ये वाला अपवर्तक पृष्ठ, एक है आपका ये अपवर्तक पृष्ठ। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा रहता है। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य जो कोण बनता है इसे हम लोग कहते हैं भैया प्रिज्म कोण। कौन सा कोण? प्रिज्म कोण। और इसे हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इसकी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक, हम लोग बात करते हैं। देखो जो प्रिज्म है हमारा, इसको आप चाहे कहो कि ये त्रिभुज के आकार का होता है या पिरामिड के आकार का होता है। अगर कोई नॉर्मल आपसे पूछ ले कि प्रिज्म का आकार कैसा होता है, तब आप चाहे उसको त्रिभुजाकार बता दीजिए या फिर पिरामिड के आकार का बता दीजिए। दोनों बातें क्या है? सही है। अगर डिफिनेशन पूछे तो आप तुरंत बता दीजिए प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा रहता है, जिसके ऊपरी वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यह कांच का बना होता है, इसका आकार पिरामिड के आकार का या फिर त्रिभुज के आकार का होता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो जो ये हमारा प्रिज्म है इसका यूज क्यों किया गया था। देखो क्यों का क्या मतलब है, प्रिज्म की सहायता से, प्रिज्म की सहायता से सर आइजैक न्यूटन, वैज्ञानिक है, आपको परिचित है उनसे, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म का एक प्रयोग किया था। प्रिज्म की सहायता से यह पता लगाया था कि जो हमारा श्वेत प्रकाश है या सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। कैसे पता लगाया था? तो हम उनके प्रयोग को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, फिर इस प्रिज्म पर उन्होंने श्वेत प्रकाश को आपतित कराया या प्रिज्म को श्वेत प्रकाश के सामने रखा।
अब जब प्रिज्म को आप श्वेत प्रकाश के सामने रखोगे तो प्रिज्म की ये एक अपवर्तक सतह है, तो ये क्या कर देगी, इसको अपवर्तित कर देगी। अब जब यहां से मान लो ये आपका सूर्य था, सूर्य से कोई प्रकाश किरण निकलकर आकर प्रिज्म से टकराती है, तो टकराने के फलस्वरूप उन्होंने क्या देखा कि एक किरण 7 भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, मतलब 7 रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में, 7 रंगों में। 7 रंग कौन कौन से हैं आपको बिल्कुल पता होगा, पता है नहीं पता है, कौन कौन से हैं आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, आपको भी सब जानते हैं। सबसे पहला कौन सा है, वायलेट, कौन सा, वायलेट, बैंगनी, सबसे पहला रंग कौन सा, बैंगनी। दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ये आपके 7 कलर थे। इनका शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होगा, क्या होता है भैया, विबग्योर। इसी से हमको पता चल जाता है कि कौन सी किरण कैसी है। अब इतना ध्यान रखना, जो सबसे नीचे है ये रेड नहीं होती, ये कौन सी होती है, नीचे वाली कौन सी होती है, ये होती है वायलेट। मतलब ये जो विबग्योर का फार्मूला है ये इधर से शुरू होता है, ऊपर से, ठीक है। मतलब विबग्योर अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले नीचे बी, फिर बी, फिर बी और फिर आएगा जी, फिर वाई, फिर ओ और फिर आर। मतलब सबसे ऊपर होता है आर, सबसे नीचे होता है वी, ठीक है। मतलब ये 7 रंग हैं आपके, जिनमें सूर्य का प्रकाश क्या होता है भैया, टूटता है। कौन कौन से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, बोलो आगे, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर हैं आपके, जिनमें सूर्य का प्रकाश विभक्त हो जाता है। अच्छा, न्यूटन जो थे वो चूंकि एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया अपना। उन्होंने क्या किया, जब एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की एक किरण गिराई, उन्होंने देखा कि ये 7 भागों में टूटती है। कितने भागों में टूटती है, 7 भागों में से विक्षेपित हो जाती है, बिखर जाती है, घटक रंगों में टूट जाती है। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये 7 रंग और टूट जाए, तो उन्होंने क्या किया, इसके सामने एक और प्रिज्म रख दिया। जब एक और प्रिज्म रखा तो अब उन्होंने सोचा क्या था, सोचा यही था कि हम एक और प्रिज्म रखेंगे, ये और तोड़ेगा रंगों को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब इन्होंने एक प्रिज्म से विक्षेपित कराया तब तो 7 रंगों टूट गया, लेकिन फिर जब एक प्रिज्म इसके आगे लगा दिया तब इनको कोई अन्य नया रंग नहीं मिला। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो पहला वाला प्रिज्म लिया था इसके जैसा एकदम सेम टू सेम एक दूसरा प्रिज्म लिया और इसको उल्टा करके रख दिया। पहले वाले को सीधा रखा था, दूसरे वाले क्या किया, उल्टा करके रख दिया। तो उन्होंने देखा कि लास्ट में हमको फिर से श्वेत पुंज मिल जा रहा है, श्वेत प्रकाश ही प्राप्त हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, जब सीधा एक प्रिज्म और रखा तो कोई और रंग नहीं मिला। पहले तो 7 मिले, लेकिन 7 के बाद और कोई रंग नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, पहले वाले प्रिज्म जैसा एक और प्रिज्म पहले की भांति उल्टा करके रख दिया। तो जब उल्टा करके रखा तो इधर से श्वेत प्रकाश चली थी और लास्ट में इनको फिर श्वेत प्रकाश मिली। तब इन्होंने बताया, निष्कर्ष निकाला कि जो सूर्य का प्रकाश है या जो श्वेत प्रकाश है ये केवल व केवल कितने रंगों से मिलकर बना भैया, 7 रंगों से ही मिलकर बना है और कोई रंग नहीं है। रंगों के नाम आपको भी पता है। तो अब देखो प्रिज्म का एक डेरिवेशन है, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिएगा हमारे पास एक प्रिज्म है, ये कोई नाम रख लीजिएगा ए बी सी या पी क्यू आर कर दो इसको। देखो ये तो आपका ए हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, मान लो कि एक प्रकाश किरण इस प्रकार आकर इस पर आपतित होती है, इसका नाम रख लो कुछ भी, एस, इसका टी कर लो। एक प्रकाश किरण एस टी आई और पी क्यू सतह से टकराती है। प्रिज्म की कौन सी सतह है, पी क्यू सतह से टकराती है। अच्छा, आपको पता है कि बाहर जो माध्यम है भैया वो कैसा है, विरल है, और इसकी सापेक्ष अंदर अगर आप बात करोगे तो अंदर कैसा माध्यम है, सघन है।
ये चूंकि एक सतह है, जब भी कोई प्रकाश किरण सतह से टकराती है तो आपने अपवर्तन पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा है? अभिलंब से दूर हटती या पास आती, सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले तो आप इसका एक अभिलंब खींच दीजिएगा, तो ये मान लीजिएगा इसका क्या है, एक अभिलंब हो गया। ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार आई, तो अब इसको नॉर्मल तो इस दिशा में जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए भाई, इस प्रकार सीधी आई थी तो इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए, चाहिए ना। लेकिन ये इधर नहीं जाएगी, बाहर है विरल माध्यम, अंदर है सघन माध्यम, तो ये क्या करेगी, अब अंदर सघन है, सघन होने के नाते ये अभिलंब के पास आएगी, तो मान लो इधर ना जाकर ये किरण इधर निकल जाती है, ठीक, ये किरण इधर ना जाकर इधर निकलती है। अच्छा, अब जब इधर निकलेगी तो ये भी तो एक अपवर्तक सतह है, ये भी इसको अपवर्तित करेगी, तो सबसे पहले इसका आप अभिलंब खींचो। तो मान लो हमने इसका एक अभिलंब खींच लिया कुछ इस प्रकार, अभिलंब खींच लो। अब देखो इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण का काम कर रही थी, तो इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये भी तो आपतित किरण का काम करेगी। तो जब ये आपतित किरण का काम करेगी तो अब ये अभिलंब है, अच्छा अंदर माध्यम है सघन, बाहर है विरल, तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी, तो सिंपल सी बात है कि अभिलंब से दूर जाएगी। ये किरण कुछ इस प्रकार निकल जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? अच्छा, ये किरण इधर निकल जाएगी तो इसको जाना एक्चुअल जो अगर इसको हम पीछे बढ़ाए तो पीछे इस प्रकार मिलेगी नहीं मिलेगी आके, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी आके। तो ये वाला जो कोण बनेगा ये कहलाता है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। इसे हम लोग डेल से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, चूंकि ये वाला अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण बना है, तो ये कौन सा भैया, आपतन कोण, इसको हम लिखेंगे I1 से, कैसे, I1 से। अच्छा, ये इधर ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण कौन सा होता है, या इसको भी आप ऐसे मान लो कि इधर से आपतित हो रही, तो अगर इधर से आपतित होगी तब ये भी कोण कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण, ये भी हो जाएगा आपका I2। इसको I1 माना था, इसको I2 मान लो। इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा आपका R1 और ये वाला हो जाएगा आपका R2, ठीक है। आप अपवर्तन तो पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो हम लोग इसको प्रूव करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये वाला, ये लाइन आपको दिखाई पड़ रही, ये वाली लाइन दिखाई पड़ रही, ये टोटल कोण है भैया I1, तो इधर का ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण होगा I1, होगा ही नहीं होगा, तो इतना तो R1 ऑलरेडी है, मान लो पूरा अच्छा 100 का होता, इतना 50 का, तो ये कितना होता 50 का, तो पूरा तो है I1, इसमें से R1 आप कम कर दीजिएगा, ये आपका उधर वाला हो जाएगा I1 माइनस R1। चलिए इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा I2 माइनस R2, हो जाएगा नहीं जाएगा? थोड़ा इसका चित्र हम लोग बड़ा बनाते हैं। नाम रख दीजिएगा P Q R S, इस बिंदु का T, इसका नाम रख लो O, इसका कुछ रख लो M N, इसका भी रख लो L, कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये वाला पूरा कोण हमारा I1 है, ये वाला पूरा कितना हो जाएगा भाई, दो तिर्यक रेखाओं से बना है, ये पूरा I1 हो जाएगा, क्योंकि इतना है R1, ये वाला आपका हो जाएगा I1 माइनस R1, सेम इसी प्रकार ये हो जाएगा I2 माइनस R2, हो जाएगा नहीं जाएगा? अब हम प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ले लीजिएगा OTM, त्रिभुज OTM में
त्रिभुज OTM में अगर आप बात करोगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है भैया 180। लेकिन वो हमको नहीं लगाना है, हमको लगाना है ये वाला। इस कोण को हम क्या कहते हैं डेल से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सुदूर स्थित अंतः कोणों की योगफल के क्या होता है बराबर। तो इस OTM त्रिभुज का बाह्य कोण है ये वाला डेल वाला, ये इन दोनों कोणों के योग के क्या हो जाएगा बराबर। तो हम कह सकते हैं डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। क्वेश्चन नंबर ज्यादा ना बनो, थोड़ा सॉल्व कर लो। डेल इक्वल टू आई वाले पास कर लो तो I1 और प्लस I2 कर लो पास पास, माइनस का ये माइनस का ले लो तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको बना लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, त्रिभुज OTM में इसमें अब हम लोग बात करेंगे एक त्रिभुज और हमारे पास। अब पहले चतुर्भुज ले लीजिएगा PTNM। जब आप चतुर्भुज लेंगे PTNM तो आपको ये तो पता होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर कितने हो जाएंगे 180, क्योंकि चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो चतुर्भुज PTNM में कोण A और प्लस कोण N ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 180 अंश। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर हो जाएंगे 180। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज TNM की। त्रिभुज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप TMN की। देखो त्रिभुज जो TMN है इसमें R1 प्लस R2 प्लस ये तीनों अगर जोड़ दिए जाए तो कितने हो जाएंगे 180। तो हम कह सकते हैं कोण N प्लस R1 और प्लस R2 ये तीनों जोड़ दिए जाए तो हो जाएंगे 180। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो भैया इसमें भी बराबर में 180, इसमें भी बराबर में 180। इसका मतलब इधर वाले भी आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि अगर इनके दाहिने पक्ष बराबर है आपस में तो बाएं वाले पक्ष भी क्या होंगे बराबर। तो समीकरण सेकंड व थर्ड से, समीकरण सेकंड व थर्ड से कोण A प्लस कोण N ये बराबर हो जाएंगे कोण N प्लस R1 प्लस R2 के। कोण N से कोण N कैंसल आउट हो जाएगा तो कोण A बराबर हो जाएगा R1 और प्लस R2 के। ये बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जहां है R1 प्लस R2 वहां हम A भी तो रख सकते हैं। तो देखो यहां पर है R1 प्लस R2 तो इसकी जगह पर हम A भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा रख दो R1 प्लस R2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब आप फर्स्ट में रखोगे ये आपकी कुछ इस प्रकार बन जाएगी डेल M इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस माइनस का कोण A हो जाएगा। अब मान लीजिएगा कि माना विचलन बहुत ही कम है या न्यूनतम विचलन बहुत कम है, न्यूनतम विचलन बहुत कम है, बहुत कम होगा तो डेल M जो है डेल है ये डेल M हो जाएगा, डेल मिनिमम। ठीक है, इसी प्रकार I1 जो है ये I2 के बराबर हो जाएगा और I2 जो है ये I के बराबर हो जाएगा, मतलब टोटल को हमको I ही लिखना है। इसी प्रकार R1 बराबर हो जाएगा R2 के और टोटल बराबर हो जाएगा किसके R के। तो बस सबको चेंज कर दीजिएगा। तो देखो इसको जब आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा डेल M इक्वल टू
ये भी आई, ये भी आई, तो कितना हो जाएगा 2i प्लस ये हो जाएगा आपका a। अब यहां से आप i का मान निकालोगे, तो i निकालोगे तो डेल m इधर प्लस a, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसके गुणे में 2 तो ये आ जाएगा भाग में, तो i इक्वल टू हमको इतना मिल जाएगा। सिर्फ अगर इसको हम चेंज करें, ये कितना चेंज होके आएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू, देखो इधर है r1 प्लस r2, तो r2r हो जाएगा 2r, तो r इक्वल टू अगर निकालोगे तो हो जाएगा a/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, i मिल गया, r मिल गया। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ रखा है, स्नेल के नियम से बोलो क्या होता है, n इक्वल टू साइन i अपान साइन r, मान डाल दीजिएगा। साइन i का हमने निकाल रखा है डेल m माइनस a बटे 2। एक सेकेंड, ये माइनस का था ना, ये होगा माइनस का, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल m प्लस a बटे 2, नीचे साइन r का मान a/2, तो n इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल m प्लस a बटे 2 और बटे साइन a/2। ये हो जाएगा व्यंजक प्रिज्म के विचलन कोण के लिए। यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? एक बार आप रिवाइज करिएगा, अच्छे समझ में आएगा। केवल 3 स्टेप है, 3 स्टेप से पूरा पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।